हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन 1 मार्च को है और उसी को मद्देनजर रखते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से 26, 27, 28 3 दिनों तक मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स को बताऊंगा, उनसे रिलेटेड टॉपिक की वीडियोज बनाऊंगा। जैसा कि आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम लोग जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पैसेज दिया जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को, उन पैसेजेज को मैं लेकर आया हूँ। आज यहाँ पर मैं आपको 2 पैसेज का ट्रांसलेशन बताऊंगा और ये जो 2 पैसेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इट मे पॉसिबल, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से कोई पैसेज आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला पैसेज है ये ऑलरेडी 2017, 2019 और 2022 अर्थात जो पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। और एक पैसेज नीचे और भी है, ये वाला पैसेज भी 2016, 15, 16, 18 और 2022 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज की ये 2 पैसेज हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और जानेंगे कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। और इसी तरह 27 तारीख को और 28 तारीख को भी मैं 2 पैसेज आपको बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि इन पैसेजेस में से कोई एक पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। साथ ही साथ ट्रांसलेशन के अलावा और भी वीडियोज में लेकर आऊँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन के वीडियोज हो जाएंगे और डायरेक्ट के भी वीडियोज को मैं अपलोड कर दूंगा सो दैट आप उन वीडियोज़ की सहायता से अच्छे मार्क्स को इस परीक्षा में सिक्योर कर सकें। तो आई होप आपको ये जो वीडियो होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसी साथ मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पैसेज दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी तो दिया हुआ है, ये तुमको दिख ही रहा है। तो ये पहला पैसेज हमको क्या दिया है कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो होता क्या है, बच्चे पैसेज को देखकर घबरा जाते हैं और वे गलतियां कर देते हैं। इवन ऐसे स्टूडेंट भी गलती कर देते हैं जिनके पास ट्रांसलेशन का पूरा नॉलेज होता है कि कैसे किसी गिवन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसेज को देखकर घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पैसेज को भी सेंटेंस के पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं उसको देखते हैं। आप लोग देखेंगे कि इस पैसेज में ये जो लाइन खड़ी पाई है, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए एक पहला पूर्ण विराम यहाँ पर है, उसके बाद अगला यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक यहाँ पर है और कहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो टोटल 5 जगह पूर्ण विराम आया हुआ है। तो इट मीन्स ये 5 सेंटेंस हैं और ये 5 सेंटेंस मिलकर बने हैं एक पैसेज। तो हम पूरे पैसेज को एक साथ ट्रांसलेट ना करके एक एक सेंटेंस को एक बार में ट्रांसलेट करेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हमको एक सेंटेंस मिलता है और किसी सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्टली हमको क्या करना होता है, उस गिवन सेंटेंस का टेंस पहचानना होता है। और इस गिवन सेंटेंस को जैसे देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम आ गया है, तो ये पहला सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया है, तो ये पूर्ण विराम है। और इसके पहले क्रिया का क्या काम हो रहा है, जानने का। और इस क्रिया के अंत में क्या आ गया है, ते हैं आ गया है। और हमने ये जाना है कि जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है और यहाँ पर पूर्ण विराम है और इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये सेंटेंस क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हमको ये पता है, हमने पीछे पढ़ा भी है कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या फिर किसी भी टेंस के, वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है उसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, कौन सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, भारत के लोग। तो ये हमारा हो गया गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, पीपुल ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा, पीपुल ऑफ
इंडिया। तो देखिए इंडिया को मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, और उसको चाहे किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखें, बीच में लिखें या लास्ट में लिखें, अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ है तो उस प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसलिए हमने इंडिया का पहला लेटर यहाँ पर क्या कर लिया है, कैपिटल लिखा है। तो ये क्या हो गया, पीपुल ऑफ इंडिया, काम हो रहा है जानने का। अब देखिए यहाँ पर पीपुल शब्द का यूज हुआ है जो प्लूरल है, और इस वजह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है जानने का, और जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। तो ये हो जाएगा नो, KNOW। पीपुल ऑफ इंडिया नो। अच्छा, किसको जानते हैं, सरदार पटेल को। नो सरदार पटेल। अब यहाँ पर देखिए वापस से सरदार पटेल हमको क्या मिल गया है, प्रॉपर नाउन मिल गया है। तो यहाँ भी सरदार का एफ और पटेल का पी कैसे लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स लिखा गया है। अब चलिए देखिए क्या क्या लिख चुके हैं ताकि रिपीट ना हो। हम लोग देखिए ये इस हिस्से को लिख चुके हैं, सरदार पटेल को लिख चुके हैं और जानने को लिख चुके हैं। अब क्या बचा हुआ है, भारत के लौह पुरुष के रूप में। तो अब इसको उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, के रूप में, तो एज, इसका क्या जाएगा, एज के रूप का इंग्लिश हो जाएगा एज। किस रूप में, भारत के लौह पुरुष रूप में, तो क्या जाएगा, एज द लौह पुरुष होता है आयरन मैन। आयरन मैन कहाँ का, भारत का, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, पहले सेंटेंस का इस दिए गए पैसेज का, पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो हमने इस तरह से इस पहले सेंटेंस को देखिए, अब इसको हमने पूरे इसको ट्रांसलेट कर लिया है। और इस पैसेज से अगले हिस्से में पढ़ते हैं। अगला हिस्सा क्या है, वे एक कुशल प्रशासक थे। तो देखिए बस यहाँ तक के वाक्य को ध्यान दीजिएगा, वे कुशल प्रशासक थे। अब वैसे तो वे की इंग्लिश दे होता है, वे की इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, बट हम एक पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है इस यह जो वे शब्द आया हुआ है ये किसके लिए आया है, सरदार पटेल के लिए आया है। और सरदार पटेल यहाँ पर क्या थे, सिंगुलर थे और मैस्कुलिन जेंडर थे। तो इसलिए इनके लिए जो प्रोनाउन आ जाएगा वे किसके लिए आ गया, सरदार पटेल के लिए आया है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ही। अब वो क्या थे, वे कुशल प्रशासक थे। यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस है, ये कोई पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल पास्ट है। तो वहाँ पर जो मेन वर्ब का काम करता है, वाज या वर्क करता है, तो ही के साथ हेल्पिंग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज। अच्छा, वो क्या थे, कुशल प्रशासक। अब देखिए वो कैब जो होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को जिसको ट्रांसलेट करना है उसको वो कैब तो पता होना चाहिए। वो कैब मतलब वो वोकेबुलरी जो कहते हैं हम लोग, वर्ड मीनिंग्स, सीधे शब्दों में वर्ड मीनिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तो लोग प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से किसी पैसेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको लिखना है कुशल प्रशासक की इंग्लिश, और इसकी इंग्लिश होती है इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या हो जाएगा, ही वाज अब देखिए अ मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करें। अब इफिशिएंट हमको लिखना है, इफिशिएंट का पहला अक्षर ई है, और इसको हिंदी में जब हम लोग उच्चारित कर रहे हैं तो वहाँ पर ई आ रहा है, अर्थात हिंदी का स्वर ई आ रहा है। तो इस केस में एक इंग्लिश क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ही वाज एन इफिशिएंट, देख लीजिए यहाँ पर इफिशिएंट में लिखा है, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो गया है, कैपिटल है। और इसका देखिए कुछ क्या होता है, कैपिटल को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जिस शब्द को हम लोग पढ़ते, जिस नाउन को पढ़ते हैं, उस नाउन को जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं, तो उच्चारण पे अगर वो हिंदी का स्वर आता है, अ आ ई ऐसे शब्द आते हैं, तब तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब भले से यहाँ पर ई भले से इंग्लिश का यहाँ पर वॉवेल हो, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी का व्यंजन हो जाए, तो हम लोग एन की जगह ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ, HOUR, ये कहने को तो यहाँ पर देखिए एच आया हुआ है, तो अगर इसके साथ एक की इंग्लिश लगाना हो तो हम लोग इसको देखकर तो ए लगा देंगे, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा जाता है आवर, तो यहाँ पर हमेशा इसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसी तरह हम लोग जब यूनिक लिखते हैं,
यूनिक शब्द हो गया। ये यूनिक होता है तो यहाँ पर पहला अक्षर तो यू है, और यू क्या होता है, इंग्लिश का वॉवेल होता है, लेकिन इसको जब प्रोनाउंसिएट करेंगे हम लोग तो यूनिक, तो इसका स्टार्टिंग किससे होता है, हिंदी के यस होता है, जो कि हिंदी का क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इसके बाद जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम में ट्रांसलेट करते समय। तो यहाँ पर ई आ गया है, और यहाँ पर हिंदी के उच्चारण में भी इफिशियंट ई आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंग्लिश एंड ही वाज एन इफिशियंट। कुशल प्रशासक, कुशल की इंग्लिश हो गई इफिशियंट। अब प्रशासक की इंग्लिश लिखी है, और प्रशासक की इंग्लिश होती है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से हमने इस दूसरे सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर मैं काट रहा हूँ ताकि आपको देखे कि हम लोग क्या क्या ट्रांसलेट कर चुके हैं। आपको एग्जाम में ये काम नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मली गिवन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो देखिए यहाँ पर कोई चीज़ उनके पास होना बताया जा रहा है। जब कोई चीज़ किसी के पास होती है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं हैज, हैव और हैड का। तो हैज और हैव जो होता है, हैज और हैव, इसका प्रयोग प्रेजेंट में किसी चीज़ के पास होने पर करते हैं। और एक होता है हैड, हैड का प्रयोग भी किया जाता है पास्ट के सेंस में, लेकिन वो पास्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर उनके पास था सही व्यक्ति को सही पद चुनने की क्षमता। तो ये इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो फिर से उनके किसके लिए आया है, सरदार पटेल के लिए। यहाँ पर इंग्लिश किया जाएगा ही, और ये थी तो पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो इसके साथ जो यूज करेंगे हैज, हैव, हैड में, वो क्या हो जाएगा, हैड। ही हैड क्या चीज़ थी, क्षमता थी। ही हैड द कैपेसिटी या एबिलिटी, एबिलिटी यानी एबिलिटी भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई वर्ड लिखा जा सकता है। ही हैड द एबिलिटी, और किस चीज़ की एबिलिटी थी, किस चीज़ की क्षमता थी, चुनने की क्षमता थी। एबिलिटी टू चूज या सेलेक्ट, सेलेक्ट, अब किसे सेलेक्ट करने की क्षमता थी, सही व्यक्ति को सही पद पर। ही हैड द एबिलिटी टू सेलेक्ट, सही व्यक्ति, राइट पर्सन, राइट पर्सन कहाँ पर, सही, सही पद पर। तो पर के लिए यहाँ पर लिखेंगे एट, और सही पद के लिए राइट पोस्ट। हो गया इफ गिवन सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ही हैड द एबिलिटी टू सेलेक्ट राइट पर्सन एट राइट पोस्ट। तो इसी साथ बढ़ते हैं। देखिए हमने इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया। तो इसको ट्रांसलेट करने के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। तो देखिए ये जो दिखा रहा है लेते थे, ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है, और ये एक तरह से वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, उनकी आदत को दर्शा रहा है कि जब भी वो कोई निर्णय लेते थे वो कैसे लेते थे, निर्णय दृढ़ता, सॉरी निर्णय जब भी लेते थे दृढ़ता से, सॉरी हाँ ठीक है, दृढ़ता से लेते थे। तो वो क्या दर्शा रहा है, उनकी आदत को दर्शा रहा है। अगर आपने पास्ट इंडिफरेंट टेंस के वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था जब भी पास्ट टेंस में आदत को प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर यूज करते हैं यूज्ड टू का। तो सब्जेक्ट क्या वे, अब वे वापस से सरदार पटेल के लिए यूज किया गया है, तो उनके वे की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो ही, अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर आदत को प्रकट किया जा रहा है, तो इसके तुरंत बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू का। ही यूज्ड टू, अब जो क्रिया होगा, काम होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यूज्ड टू, क्योंकि यूज्ड ऑलरेडी इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखा जा चुका है आदत प्रकट करते हुए। तो अब जो यहाँ पर काम हो रहा होगा उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे, ताकि टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आकर वो क्या बन जाए, इन्फिनेटिव बन जाए। तो लेना काम हो रहा है तो लेते थे, तो यहाँ पर टेक लिखेंगे, ही यूज्ड टू टेक, क्या लेते थे, निर्णय, और निर्णय की इंग्लिश यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिसीजन, डिसीजन। ही यूज्ड टू टेक डिसीजन, कैसे निर्णय लेते हैं, दृढ़ता से, ये क्या जाएगा, फॉर्मली। ही यूज्ड टू टेक डिसीजन फॉर्मली। ये हो गया इस गिवन सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो यहाँ भी देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि है आ गया है। जब सिंपल प्रेजेंट है तो मुख्य क्रिया के रूप में इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो कौन हमारे देश का गौरव है, सरदार पटेल। तो ये क्या आ जाएगा, सरदार पटेल।
अब सिंगुलर दिख रहे हैं सरदार पटेल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे प्रेजेंट में, इज का सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस नहीं है प्रेजेंट के पार्ट के रूप में, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें कोई टेंस नहीं है, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट है। तो ये क्या गया, सरदार पटेल इज, सरदार पटेल हैं, क्या हैं, हमारे देश के गौरव, तो गौरव की इंग्लिश क्या आ जाएगी, प्राइड, प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट यहाँ पर कर लिया है। तो आई होप आपको ये पहला पैसेज का ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दूसरे पैसेज की तरफ, जिसे ऑलरेडी पिछले 4 बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये रहा हमारा पैसेज। इस पैसेज को आप ध्यान से देखेंगे तो इसको पिछले 4 बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2015 के, 2016 के, 18 के और 2022 के परीक्षा में ये पूछा गया पैसेज है। इसका मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसेज है आज इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए इस पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। तो इस पैसेज में वापस से वही काम करेंगे, हम लोग पहले एक एक करके इस पैसेज को सेंटेंस के रूप में तोड़ लेते हैं, ताकि हमारा जो ट्रांसलेट करने का काम है वो थोड़ा ईजी हो सके। तो देखिए पहला सेंटेंस यहाँ तक हो जाएगा, पूर्ण विराम यहाँ पर है तो ये हमको मिल गया। हमको 2 तरह के सिंबल खोजने होते हैं पैसेज में, एक होता है पूर्ण विराम का और एक होता है क्वेश्चन मार्क का, जब हम लोग को ट्रांसलेशन करना होता है। तो एक पहला पूर्ण विराम यहाँ मिल गया, दूसरा यहाँ पर मिल गया है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर। तो अर्थात 5 सेंटेंस है इस पैसेज में। तो 5 सेंटेंस है, तो एक एक करके एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसको पैसेज के रूप में लिख दिया जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, बस सिर्फ स्टेटमेंट कहा गया है और वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये देखिए सिंगुलर है, तो प्रेजेंट में मेन वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में। तो प्रयागराज सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब क्या आता है, इज आता है। तो ये हो गया है प्रयागराज इज क्या है, एक प्रसिद्ध नगर, इज अ फेमस सिटी। तो इस तरह से देखिए हमने इस पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। तो पहला हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका मतलब किसका एक गौरवशाली इतिहास है, प्रयागराज का। और ये स्थान है। एक बार जब हमने नाउन का प्रयोग कर लिया है, पैसेज ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो अब हम लोग इस नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रयागराज का स्थान को डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो ये इट हो गया। अब इसका एक गौरवशाली इतिहास है, अर्थात इसके पास एक गौरवशाली इतिहास है, इसके पास होने का फेम दिखा रहा है। तो अभी मैंने ऊपर वाले पैसेज में बताया कि जब किसी चीज़ का पास होना पाया जाता है तो हम लोग हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट के लिए और हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या आ गया है, इट आ गया है, और यहाँ पर टेंस क्या है लिखा है, तो प्रेजेंट हो गया है। तो इसका मतलब हमको हैज या हैव में से किसी का प्रयोग करना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट इट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज। तो इट हैज, इसका है क्या है, एक गौरवशाली इतिहास। इट हैज अ ग्लोरियस, गौरवशाली क्या आ जाएगा, ग्लोरियस। इतिहास का क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। इट हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री। तो इस तरह से हमने इस दूसरे सेंटेंस को इस पैसेज के ट्रांसलेट कर लिया है। तो पैसेज का 2 सेंटेंस तो मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो तीसरे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो अब जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब ये तो पता चल रहा है कि गंगा यमुना संगम है, लेकिन हम लोग को हमने पढ़ा होगा पीछे के छोटे क्लास में हमको पढ़ाया गया इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, THERE। ये जो देयर होता है ये 2 तरीके से काम करता है। एक तरह से ये क्या होता है, इसका मतलब वहाँ होता है, और कुछ सेंटेंस में इस देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट होता है जहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट गिवन नहीं होते हैं वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जब कहीं पर किसी चीज़ का होना या पाया जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो है देयर का, और उस देयर का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर गंगा और जमुना के संगम का होना पाया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे, देयर का।
तो ये हो गया देयर। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है इज या एम या आर में से। तो क्योंकि यहाँ पर इज एम आर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट है। तो किसका संगम है, गंगा और यमुना का। तो देयर इज द कन्फ्लुएंस, देयर इज द, अब देखिए संगम की इंग्लिश क्या जाएगी, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, किसका संगम है, गंगा और यमुना का। देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस, इस पैसेज के अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो फिर से देखिए, अब उच्च न्यायालय का होना पाया जा रहा है, तो फिर से सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं गिवन है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, देयर। देयर इज, यहाँ पर देखिए ऊपर एक शब्द छूट गया है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यहाँ की इंग्लिश छुटी हुई है, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे हम लोग हियर लास्ट में, उसके बाद लगेगा फुल स्टॉप। वापस से सेंटेंस को पढ़ देता हूँ, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना हियर। उसके बाद बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। फिर से उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या होना पाया जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ये कि फिर क्या होगा, सब्जेक्ट के स्थान को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देयर हो गया। अभी देयर इज द हाई कोर्ट, देयर इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसका इंग्लिश हो गई, उच्च न्यायालय की। हाई कोर्ट ऑफ, किसका उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का, तो ऑफ यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश कहाँ पर, यहाँ पर यूपी हियर। तो ये हो गया इस पैसेज के अगले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो इस तरह हमने इस पैसेज के 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस पैसेज के आखिरी सेंटेंस की तरफ। तो आखिरी सेंटेंस क्या है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। यह मतलब प्रयागराज, तो इसके प्रोनाउन क्या आ जाएगा, इट। इट इज है मतलब इज, इट इज अ क्लीन, स्वच्छ का क्लीन हो गया, और सुंदर का ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इट इज ए क्लीन ब्यूटीफुल नगर मतलब सिटी। तो ये आखिरी सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या हो गया, इट इज ए क्लीन ब्यूटीफुल सिटी। तो ये रहा ट्रांसलेशन इस गिवन पैसेज का। तो आई होप आपको आज के दोनों पैसेज समझ में आए होंगे। इसको बहुत ही अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा और स्किप करके ना देखिए, तो ही पैसेज प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।